हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। माय नेम इज़ शालू गर्ग और हम कर रहे हैं अपने एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन, जिसमें हमने स्टार्ट किया था अपना यूनिट नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसके 7 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से वो लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 8 प्रोसेस ऑफ रिसर्च। जो भी हम रिसर्च पढ़ रहे हैं, रिसर्च करते हैं, एक्चुअली में उसका प्रोसेस क्या है, क्या क्या स्टेप्स हैं हमारे रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। उससे पहले जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 8 प्रोसेस ऑफ रिसर्च पार्ट 1 फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च, प्रोसेस ऑफ रिसर्च है, इसका क्राइटेरिया क्या है। द रिसर्च प्रोसेस यूजुअली अडॉप्ट्स द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया। रिसर्च प्रोसेस में हमें 3 क्राइटेरियाज देखने को मिलते हैं। उसमें फर्स्ट है, इट इज़ कंडक्टेड विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ अ सेट ऑफ अप्रोचेज। इट मे बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एंड डिपेंड्स अपॉन एकेडमिक डिसिप्लिन। जो भी हमारा रिसर्च कंडक्ट होता है उसमें बहुत सारी हमारी अप्रोचेस होती है, जिसके फ्रेमवर्क पे हम रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। जो हमारी रिसर्च है वो क्वालिटेटिव रिसर्च भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव रिसर्च भी हो सकती है। हम पूरा उस पर डिपेंड रहते हैं कि हमारा एकेडमिक डिसिप्लिन कैसा है जहाँ पे हम रिसर्च कर रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि द रिसर्च शुड बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। Second, the logical sequencing of steps undertaken in order to find the answers to the research questions are termed as research methodology. एक वर्ड यूज होता है यहाँ पे रिसर्च मैथडोलॉजी। यहाँ पे मैथडोलॉजी का मतलब क्या होता है? मैथडोलॉजी का मतलब मेथड्स, कि क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या प्रोसेस है उस रिसर्च को करने का, क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करके हम रिसर्च करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? रिसर्च मैथडोलॉजी। मतलब उन स्टेप्स को यूज़ करके हम जो भी अपने रिसर्च के क्वेश्चंस के आंसर होते हैं उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जो मेथड अपनाते हैं वो होता है हमारा रिसर्च मैथडोलॉजी। इट अडॉप्ट्स प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स दैट आर टेस्टेड फॉर देयर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होती है, उनका यूज़ करके हम उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। इट इज़ अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव। जो भी रिसर्च हम कंडक्ट करेंगे वो बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से होनी चाहिए और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए। आगे हमारे सामने प्रोसेस ऑफ रिसर्च का डायग्राम आपको देखने को मिल रहा होगा। ये सारे स्टेप्स हम अपने प्रोसेस ऑफ रिसर्च में फॉलो करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमारी रिसर्च कंडक्ट की जाती है। ये स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ता है। ऐसे नहीं होगा कि स्टेप 1 के बाद हम सीधा 3rd या 4th पे आ गए। हमें बिल्कुल एक ऑर्डर की फॉर्म में इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। Preparing research design, developing data collection instrument, selecting samples, writing a research proposal, collecting data, processing and analyzing data and writing a research report। ये टोटल 8 स्टेप्स हैं हमारे, और इसमें बहुत सारी बीच में थ्योरी और काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हैं जो हम सीखेंगे, जो हमारे टाइम टू टाइम कैसे हम रिसर्च को कंडक्ट करते हैं वो सब हमें इसके बारे में पता चलेगा। आइए देखते हैं सबसे हमारा स्टेप नंबर 1 फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। इसमें हम देखेंगे लिटरेचर रिव्यू, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाइंग रिसर्च वेरिएबल्स एंड मेजरिंग स्केल्स एंड फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। चलिए बात करते हैं हम अपने स्टेप नंबर 1 की, स्टेप्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अब देखते हैं कि ये फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में आखिरकार है क्या। द रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट्स विद द कंसेप्ट ऑफ कंटेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी। हमारा रिसर्च प्रोसेस जो है वो स्टार्ट्स कब होगा? जब भी जो भी हमारा कंसेप्ट है, जो भी हमें डिस्कवरी करनी है, जब हमें उसके बारे में पता कर लेंगे तभी हमारा रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। माइंड में हमारे कोई आइडिया आती है कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने रिसर्च प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द इनिशियल फेज ऑफ रिसर्च। ये हमारे रिसर्च का इनिशियल फेज मतलब स्टार्टिंग फेज माना जाता है।
At this step, the goal should be clear that what is intent to achieve out of research. इस स्टेप पे जो रिसर्चर है, जो रिसर्च कर रहा है, उसका गोल क्लियर होना चाहिए कि उसे किस चीज़ पे रिसर्च करनी है और उस रिसर्च से उसे क्या अचीव करना है, मतलब किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको ढूंढना है. The following steps are undertaken to formulate a research problem. ये जो steps है उनको follow करके हम अपनी research problem को formulate कर सकते हैं. सबसे पहले है आइडेंटिफाइंग अ ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट. जिस भी चीज़ में पर्टिकुलर हमारा इंटरेस्ट है, जहाँ पे हमें एक्चुअली में लगता है कि हाँ हमें कुछ ना कुछ इसमें सीखना है, कुछ ना कुछ चीज़ों के सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, तो उस एरिया को सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है डिवाइडिंग ब्रॉड एरियाज इनटू सब एरियाज. हमने मान लो पूरा एक एरिया चूज कर लिया कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम को डिस्कस करना है. उसके बाद हम उस ब्रॉड एरियाज के सब एरियाज, छोटे छोटे एरियाज बना देंगे जहाँ पे हम उसको स्टडी करेंगे. फोकसिंग ऑन एंड सिलेक्टिंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट. अब उसके बाद क्या होगा, हम उन सब एरियाज में से एक एरिया को फोकस करेंगे और वहाँ पे अपने पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करेंगे और उसी एरिया पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. आइडेंटिफाइंग द गैप एंड रेजिंग रिसर्च क्वेश्चंस. जितने भी उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी हमें क्वेश्चंस हमने बनाए, सॉल्यूशंस ढूंढे, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस बनाएंगे कि इस एरिया के हमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, वो क्वेश्चंस तैयार करेंगे और आगे स्टडी पे उसको कंडक्ट करेंगे. फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव. इन रिसर्च क्वेश्चंस के साथ ही हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, बड़ा हो जाता है. पहले क्या होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस हमने रेज किए कि ये प्रॉब्लम है, उसके बाद में हमने अपने वाइड ऑब्जेक्टिव को सेट कर लिया. असेसिंग एंड रिव्यूइंग ऑब्जेक्टिव. उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव को असेस करते हैं, रिव्यू करते हैं और वहाँ से हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो फॉर्मुलेट हो जाती है. तो ये हमारे स्टेप्स हैं कि हम रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे अपनी फॉर्मुलेट करते हैं. नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू. ठीक है. रिसर्च स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब तक आपको जो आपने प्रॉब्लम के आपको सॉल्यूशन चाहिए, जब तक पूरी प्रॉब्लम के बारे में आपको पता नहीं चलेगा, तब तक आप रिसर्च अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाएंगे. तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप जो भी लिटरेचर है उसको अच्छे से रीड आउट करें. लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है कि पहले मान लो उस पर किसी ने स्टडी करी हुई है और आप उसकी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हैं, तो जहाँ तक उसकी स्टडी हो चुकी है वहाँ तक आप उस रिसर्च को रीड करें ताकि आपको सारी नॉलेज, उस प्रॉब्लम की सारी नॉलेज आपको मिल जाए. मतलब आपको ऐसी कोई दिक्कत ना हो कि आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता है, वो चीज़ ऐसी छूट गई है जिससे आपको रिसर्च में हेल्प मिल सकती है. तो वो सारी अगर आप लिटरेचर रिव्यू में रीड आउट कर लेंगे तो बहुत ईजी रह जाता है अपनी आगे रिसर्च को कंडक्ट करना. लिटरेचर रिव्यू इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एंटायर रिसर्च प्रोसेस. अगर हम एंटायर रिसर्च प्रोसेस की बात करें तो लिटरेचर रिव्यू बहुत ही बड़ा पार्ट माना जाता है हमारे रिसर्च के अंदर. इट मेक्स सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईच एंड एवरी ऑपरेशनल स्टेप एट अ लेटर स्टेज. ये हर स्टेप पे जितना भी हमारा रिसर्च प्रोसेस का स्टेप है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे के जाता है जिसका हमें पता बाद में लगता है. ठीक है. आफ्टर पासिंग थ्रू दिस स्टेज अ रिसर्चर इज एबल टू एक्वेट वनसेल्फ विद द अवेलेबल बॉडी ऑफ नॉलेज इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट. जो भी हमने अपना इंटरेस्ट का एरिया चूज किया है कि हमें यहाँ पे स्टडी करनी है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, तो इस स्टेज के बाद में जो रिसर्चर है उसको सारी की सारी नॉलेज वहाँ से गेन हो जाती है कि कहाँ तक इसकी स्टडी की जा चुकी है और मुझे उसके आगे कैसी स्टडी करनी है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिटरेचर रिव्यू आर इट ब्रॉडन्स द नॉलेज ऑफ द रिसर्चर अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम. अगर रिसर्चर है, लिटरेचर का रिव्यू करेगा, मतलब जो भी उसको एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है तो वो ले पाएगा, तो उससे क्या होगा, उसकी नॉलेज भी इम्प्रूव होगी और उसको रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में आइडिया भी और ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा. It brings better clarity and focus to the research problem and it also helps to improve the authenticity of the research. इससे क्या होगा, जो भी उसकी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको क्लियर हो जाएगी पूरी तरह से, उसकी क्लैरिटी आएगी और वो रिसर्च प्रॉब्लम पे अच्छी तरह से फोकस कर पाएगा और इससे उसकी जो भी ऑथेंटिसिटी है रिसर्च की वो भी इम्प्रूव हो जाएगी.
इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द रिसर्च मैथडोलॉजी। लिटरेचर रिव्यू से क्या होगा, जब आप पुराने रिसर्च को रीड आउट करेंगे या पुराने आर्टिकल्स को रीड आउट करेंगे तो आपको पहले से ही पता होगा कि ये नॉलेज ऑलरेडी सबके पास में है, ठीक है। तो जो भी हमारा प्रोसेस और मैथड्स करने का तरीका है रिसर्च का, वो भी क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। It helps to contextualize the findings. It means how value addition has been done by the researcher to the existing stock of knowledge. इससे क्या होगा, कोई भी हमें चीज़ को फाइंड करना है तो वो भी हम इजीली कर पाएंगे, और इसमें ये भी पता चल जाएगा हाउ वैल्यू एडिशन हैज़ बीन डन बाय द रिसर्चर टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज। जितनी भी नॉलेज वहाँ पे है उसमें मतलब जो भी रिसर्चर है उसने कैसे कुछ और पार्ट को ऐड किया है और कैसे किया जाता है उसके बारे में भी हमें नॉलेज वहाँ पे मिलेगी। The procedure for reviewing literature covers searching the existing literature, reviewing it and developing a theoretical and conceptual framework. Reviewing literature का क्या प्रोसीजर होता है, ये क्या कवर करता है कि जो भी उस पर एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, हमने एक नई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है लेकिन उससे पहले कुछ ना कुछ स्टडी तो उस पर हो रखी होगी ना, तो जो भी उसका एग्जिस्टिंग लिटरेचर ऑलरेडी हो चुका है, रिसर्चर को क्या करना चाहिए, उसको रिव्यू करना चाहिए ताकि वो नया थियोरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वहाँ पे ला सके, मतलब नई थ्योरी को डेवलप कर सके और कुछ कंसेप्ट बेस्ड नॉलेज वहाँ से गेन कर सके। द मेन सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यूज आर बुक्स एंड जर्नल्स। जो मेन सोर्स है हमारे लिटरेचर रिव्यू का जहाँ से हम पढ़ सकते हैं वो हो गई हमारी बुक्स और हमारे जर्नल्स। कोई भी मैगजीन्स, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर कुछ भी हो सकता है, वहाँ से आप उसको रीड आउट कर सकते हो। Nowadays, researchers makes extensive use of the internet sources, and at the same time the researcher should careful about the authenticity of the कंटेंट्स। अब क्या है, जो रिसर्चर्स अभी के रिसर्चर्स हैं वो ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं, इंटरनेट का। पहले इंटरनेट नहीं थे तो बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स का बहुत यूज़ किया जाता था, लेकिन अब हमें इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन इन्फॉर्मेशन लेने के साथ साथ रिसर्चर को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वो कंटेंट ले रहा है मतलब वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो, ऐसा ना हो कि किसी का कॉपी किया हो, उसके कंटेंट्स बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए जिसकी अभी तक जो भी स्टडी है वो नहीं की गई हो। तो एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू यही होता है, अपने रिसर्च शुरू करने से पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद में हम क्या करते हैं, वैसी ही प्रॉब्लम की कुछ स्टडी करते हैं जो एग्जिस्टिंग नॉलेज हमारे पास में है, जो नॉलेज ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, किसी ने फाइंड आउट कर चुकी है, ताकि हम आगे के लिए एक्स्ट्रा अपनी रिसर्च को ईजी बना सकें। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव तो रिसर्च के लिए ज़रूरी है ही, लिटरेचर रिव्यू के बाद में हम अपने ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स विच सेट आउट टू अटेन इन द स्टडी। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हमारे गोल्स होते हैं जिनको हमें अपनी स्टडी में क्या करना है, पूरा करना है। दे इन्फॉर्म द रीडर व्हाट द रिसर्चर वांट्स टू एकम्प्लिश थ्रू द रिसर्च वर्क। ये जो भी रीडर है उसको क्या बताते हैं कि रिसर्चर मतलब क्या इस रिसर्च वर्क से एकम्प्लिश मतलब पूरा करना चाहता है। जो भी आपकी रिसर्च को पढ़ रहा है, मतलब आप मान लो रिसर्चर हो, आपने रिसर्च कंडक्ट करी, तो जो भी आप रिसर्चर दूसरा रीडर उसको पढ़ रहा है तो उसको पता चल जाए कि आप क्या बताना चाह रहे हो, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस गोल के लिए आपने इस रिसर्च को कंडक्ट किया है। द वर्डिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, जो भी आप लैंग्वेज वर्ड्स यूज़ करोगे वो बिल्कुल प्रिसाइज और स्पेसिफिक तरीके से यूज़ होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स कैन बी रिटन अंडर 2 हेडिंग्स। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो 2 हेडिंग्स के अंदर लिखे जाएंगे। फर्स्ट वन इज मेन ऑब्जेक्टिव और एम्स एंड सेकंड इज सब ऑब्जेक्टिव। एक तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव हो गया और दूसरा आपका सब ऑब्जेक्टिव हो गया। अब ये होते क्या हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव इज एन ओवरऑल स्टेटमेंट ऑफ द स्टडी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, ओवरऑल स्टेटमेंट हो गया जो भी आप पर्टिकुलर स्टडी कर रहे हो। इट ऑल्सो स्टेट द मेन एसोसिएशंस एंड रिलेशनशिप्स दैट वी वांट टू एस्टैब्लिश। ये भी इंडिकेट करता है कि मेन हमारा एसोसिएशन क्या है जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं, और वेरियस रिलेशनशिप्स को बताता है जो हम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। The sub-objectives are the specific aspects of the topic that you want to investigate within the main framework. अब सब ऑब्जेक्टिव्स हो गए स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स, उस टॉपिक के स्पेसिफिक
एस्पेक्ट जिसको आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो मेन स्टडी के अंदर। मतलब आपने मेन ऑब्जेक्टिव कर लिया कि मुझे यहाँ इसके कंक्लूजन तक ये गोल अचीव करना है। उसके बाद हमने क्या कर लिया, उसके सब ऑब्जेक्टिव्स बना लिए कि पहले ये कंप्लीट होंगे, उनके बाद हमारा मेन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो पाएगा। तो यही क्या हो गया हमारा मेन ऑब्जेक्टिव और सब ऑब्जेक्टिव। दे शुड बी लिस्टेड न्यूमेरिकली। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिल्कुल न्यूमेरिकली तरीके से 1 2 3 उस हिसाब से हमारे लिस्टेड होने चाहिए कि पहले हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, इसको पूरा करने के बाद में फिर क्या करना है। द वर्डिंग शुड बी क्लियर, कंप्लीट एंड स्पेसिफिक। जो बिल्कुल वर्ड्स हैं ऑब्जेक्टिव के वो बिल्कुल क्लियर, कंप्लीट और स्पेसिफिक होने चाहिए। ईच ऑब्जेक्टिव शुड कंटेन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी। जो भी हमने ऑब्जेक्टिव को सेट किया है, अपना जो हमने लिस्टेड की है, लिस्ट बनाई है, उसमें सिर्फ एक एस्पेक्ट होना चाहिए स्टडी का। ऐसे नहीं कि एक ऑब्जेक्टिव के अंदर आपने बहुत सारे एस्पेक्ट डाल लिए तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट वो बन जाता है। यूज एक्शन ओरिएंटेड वर्ड्स और वर्ब्स व्हेन राइटिंग ऑब्जेक्टिव। जब भी ऑब्जेक्टिव्स लिखो तो बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड वर्ड्स की बिल्कुल जो भी रीडर है उसके जस्ट सीधा वहाँ पे क्लिक हो कि क्या ऑब्जेक्टिव ये देना चाह रहे हैं। The objective should start with words such as to determine, to find out, to ascertain, to explore, etc. The wordings of the objectives determine the type of research and the type of research design you need to adopt to achieve them. जो भी हमारा objective है वो start किन वर्ड से होना चाहिए। टू डिटरमाइन कि हमें क्या डिटरमाइन करना है, टू फाइंड आउट, टू असर्टेन, टू एक्सप्लोर, इनसे अगर यूज़ होगा तो हमें पता भी चलेगा कि हम किस टाइप की रिसर्च कर रहे हैं और उसके लिए क्या रिसर्च डिज़ाइन हमें अडॉप्ट करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडीज द ऑब्जेक्टिव कैन बी स्टेटेड एज टू डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस इन चंडीगढ़ टू देयर एम्प्लॉयज इन आईटी इंडस्ट्री। अगर हम डिस्क्रिप्टिव मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू डिस्क्राइब। हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को, द टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है चंडीगढ़ में आईटी इंडस्ट्री में कैसे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उनके एम्प्लॉयज़ को, तो ये हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। वैसे ही अगर हम को रिलेशनल रिसर्च की बात करते हैं, इट में स्टेट टू असर्टेन द इम्पैक्ट ऑफ कोचिंग क्लासेस ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। को रिलेशन में हम देखेंगे कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे कोचिंग क्लासेस का क्या इम्पैक्ट पड़ा। को रिलेशन में हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन देखते हैं, तो यही हमारा दो वेरिएबल हो गया, एक कोचिंग क्लास और दूसरी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस। तो इस हिसाब से हम अपने ऑब्जेक्टिव की स्टार्टिंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे कंसेप्ट्स एंड वेरिएबल्स की। ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के बाद में हमारे पास में आते हैं कंसेप्ट्स एंड वेरिएबल्स। द मीनिंग ऑफ टर्म्स सच एज टीचिंग इफेक्टिवनेस, क्लास परफॉर्मेंस, जॉब सेटिस्फेक्शन में वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो भी हमारे इन टर्म्स के मीनिंग है, टीचिंग इफेक्टिवनेस हो गया, क्लास परफॉर्मेंस हो गया, जॉब सेटिस्फेक्शन हो गया, हर पर्सन के लिए ये अलग अलग हो सकता है, वन प्लेस टू अनदर। कंसेप्ट्स आर मेंटल इमेजेस दस आर नॉट डायरेक्टली मेजरेबल। जो हमारे कंसेप्ट्स होते हैं वो मेंटल इमेजेस होती है हमारी, उनको हम मेजर नहीं कर सकते। For research, we have to define concepts so that they are understood in the same sense by respondents in case we collect data. रिसर्च के लिए हमें अपने कंसेप्ट्स को इस तरह से डिफाइन करना है ताकि जो भी हम रिस्पोंडेंट्स को समझाना चाह रहे हैं डेटा कलेक्ट करते टाइम उनको उन्हीं सेंस में वो समझ में आए। मतलब एक कंसेप्ट हमने तैयार किया कि इन कंसेप्ट्स के बेसिस पे हमें कुछ डेटा को कलेक्ट करना है। हम सामने वाले पर्सन के पास गए कि हमें इस चीज़ पे डेटा चाहिए, तो आपसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें वैसे ही उनको समझाना पड़ेगा जैसे हम चाहते हैं कि वो समझें। Again, for research purpose, concepts have to be made measurable, otherwise how the data can be collected. अभी हमने बात करी कि concepts जो हैं वो measurable नहीं होते, लेकिन concepts को measurable बनाना पड़ता है, नहीं तो आप डेटा को कलेक्ट कैसे करोगे, क्योंकि डेटा किसकी फॉर्म में होते हैं, नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। It means that concepts should be capable of assuming different variables. तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो हमारे concepts है उसको capable बनना पड़ता है ताकि वो different values को assume कर सके। Here the term indicators and variables come into picture. Anything capable of assuming different values is known as variable. अब इसके बाद ही हमारा variable यहाँ पे आता है, तो जिसको भी variable का मतलब क्या कहते हैं,
जिसको भी हम मेज़र कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को एज्यूम कर सकते हैं, वही क्या होता है, हमारा वेरिएबल होता है। वेरिएबल जिसको हम मेज़र कर सकते हैं और वो वैल्यू अपने टाइम टू टाइम क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। जैसे मैंने किसी भी स्टूडेंट की हाइट को लेके बात करी, जब वो छोटा था उसकी हाइट कितनी है, जैसे जैसे वो बढ़ेगा उसकी हाइट भी इंक्रीज होती रहेगी। तो यही क्या होता है, वेरिएबल होता है। अब हम बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ वेरिएबल की कि कौन कौन से हमारे वेरिएबल के टाइप्स हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखते हैं, इसका मतलब दीज आर ऑल्सो नोन एज द मैनिपुलेटेड, एक्सपेरिमेंटल और ट्रीटमेंट वेरिएबल्स। इनको हम मैनिपुलेटेड वेरिएबल भी कहते हैं, एक्सपेरिमेंट वेरिएबल भी कहते हैं और ट्रीटमेंट वेरिएबल भी कहते हैं। दे बिकम द कोज ऑफ अनदर वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, जो दूसरे वेरिएबल का कोज बनते हैं, मतलब इनके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही दूसरा वेरिएबल क्या होता है, चेंज होता है। इट इज़ द वेरिएबल मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर इन एन एक्सपेरिमेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही मैनिपुलेट किया जाता है रिसर्चर के द्वारा किसी भी एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द आउटकम और रिस्पॉन्स वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल किसी चीज़ पर डिपेंडेंट होना और उसी को हम क्या कहेंगे, आउटकम, कि किसी चीज़ के ये आउटकम निकल कर बाहर आए हैं। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस मेड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो मतलब कुछ भी चेंज होता है, मान लो कुछ भी हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे चेंजेस किए तो डिपेंडेंट वेरिएबल का रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसी को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द स्टडी अबाउट इम्पैक्ट ऑफ कोचिंग ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, कोचिंग इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम कोचिंग का इम्पैक्ट देखते हैं हमारे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे, तो कोचिंग क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मान लो हम देखते हैं कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को हमें चेक करना है, अभी जो भी हमने मेथड को अडॉप्ट किया हुआ है उसकी वजह से हमारे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, तो हम उसको क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, अपने मेथड्स को चेंज करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जिस पर ये चेंज करके देखा गया कि मतलब क्या इफेक्ट पड़ा, तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बेहतर हुई या नहीं हुई, वो क्या हो जाएगा अपना डिपेंडेंट वेरिएबल। थर्ड टाइप आता है हमारा इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल का मतलब होता है These are also termed as mediator वेरिएबल। मतलब हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के जो भी लिंक क्रिएट करता है वो क्या होते हैं, हमारे इंटरवीनिंग वेरिएबल। ठीक है, इनको हम मेडिएटर वेरिएबल भी कहते हैं। दे एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन independent variable and dependent variable. These are variables through which one variable affects another variable. ये वो वेरिएबल होते हैं जहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल है वो दूसरे वेरिएबल को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे एक्सट्रानियस वेरिएबल। द अनडिजायरेबल वेरिएबल विच आर नॉट स्टडीड इन द एक्सपेरिमेंट बट दे इफेक्ट द एक्सपेरिमेंट। एक्सट्रानियस वेरिएबल मतलब बाहरी, कोई ऐसे वेरिएबल मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट में स्टडी नहीं कर रहे हैं लेकिन उसको वो अफेक्ट करते हैं, मतलब किसी तरह से उसका इफेक्ट वहाँ पे आ जाता है। एक्सटर्नस वेरिएबल में डायरेक्टली अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल और में कंबाइन विद द इनडिपेंडेंट वेरिएबल टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। या तो जो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर डायरेक्टली इफेक्ट करता है या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कंबाइन होकर ये कोई ना कोई इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। ऐसे वेरिएबल जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बाहरी कोई भी ऐसे हमारे पास में वेरिएबल निकल कर आते हैं जो अनसर्टेन कहलाते हैं, मतलब जिनकी अनसर्टेनिटी होती है, वो कभी भी आ सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल जिनको कंट्रोल ना कर पाए और वो हमारे एक्सपेरिमेंट को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। तो यही क्या थे हमारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हमने देखा अपना स्टेप नंबर 1 फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, कि जो भी हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है। आगे भी हम अपना प्रोसेस ऑफ रिसर्च कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यही ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।